हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मिशन कामयाबी में मैं आपको सितंबर 2012 हाफ ईयरली एग्जामिनेशन फिजिक्स सब्जेक्ट का कक्षा 12वीं का कराने जा रहा हूं। आइए करते हैं। इसमें टोटल आपको 23 क्वेश्चन दिए गए थे और 90 मिनट आपको दिए गए थे। टोटल पेपर 40 मार्क्स का था। पहले 1 से 15 क्वेश्चन तक जो थे आपके 1 मार्क्स के थे और अगले जो 16, 17, 18 क्वेश्चन था 2 मार्क्स का था। 19, 20, 21 क्वेश्चन जो थे वो 3 मार्क्स के थे और लास्ट के 22 और 23 क्या था 5 मार्क्स का ईच था। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्क टिक ऑन दी करेक्ट आंसर। SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज, ये आपको बताना था। हमें पता है कि जो कूलम्स लॉ है वो क्या है आपका 1/4πε0 Q1 Q2/r² है। तो हमें जो ये ε0 है इसकी SI यूनिट बतानी है। तो ε0 क्या हो जाएगा आपका, अगर इसको इधर लेके जाऊँ ये हो गया Q1 Q2, ये आपका FR²। ये 4π को छोड़ के यूनिट निकालनी है। तो चार्ज को मापते किसके अंदर है, कूलम के अंदर, कूलम स्क्वायर, और फोर्स को मापते न्यूटन के अंदर, और आर क्या होता है डिस्टेंस, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है आंसर है। तो इसके अंदर हमारा आंसर क्या होगा आपका, देखिए कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बी विल बी द राइट आंसर। अगला है, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। बताया था आपको, कंडक्टर के लिए इंक्रीज होता है जब टेम्परेचर बढ़ता है, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए डिक्रीज होता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इसको हम किससे दिखाते हैं, इसको हम चाई से दिखाते हैं। तो ये क्या होती है, आपकी एबिलिटी होती है किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटाइज होने की। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ये क्या होती है, स्मॉल एंड पॉजिटिव होती है, स्मॉल एंड पॉजिटिव। तो राइट आंसर इज ए। पावर फैक्टर फॉर ए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए जो पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है 0, क्योंकि हमें पता है फेज एंगल जो होता है यानी कोस फाई जो होता है कितना होता है, ये फाई की वैल्यू होती है आपकी 90, तो कोस 90 कितना होता है आपका 0 होता है। तो पावर फैक्टर फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट भी 0 होता है और इंडक्टिव सर्किट के लिए भी 0 होता है। रेजिस्टिव के लिए कितना होता है, 1 होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम फॉर एक्स रेज एंड गामा रेज। तो याद रखिएगा, वेलोसिटी इन वैक्यूम जो होती है आपकी, वेलोसिटी इन वैक्यूम ये हमेशा सेम रहती है, चाहे वो एक्स रेज हो, गामा रेज हो या अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो। मिराज इज बेस्ड ऑन, मिराज जो है आपका फिनोमेनन है जो बेस्ड ऑन क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे डिपेंड करता है, TIR। कई बार क्या है TIR भी लिखा जाता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल डिपेंड्स अपॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स जो आपका शॉर्ट डाइपोल, हमें पता है आपकी जो E होती है वो क्या है आपकी एक्सियल पॉइंट पे होती है आपकी K2PR³ होती है, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितनी होती है, KPR³ होती है। वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये इधर नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R³ के। तो आवर आंसर विल बी A, विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। आप इसे जंक्शन रूल कह लीजिए, किरचॉफ फर्स्ट लॉ कह लीजिए। ये जो जंक्शन रूल इसको हम बोलते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ या करंट लॉ भी कहते हैं। तो ये कंजर्वेशन ऑफ क्या देता है आपको, चार्ज देता है। और जो सेकंड लॉ है जिसे हम किरचॉफ सेकंड लॉ कहते हैं वो क्या देता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देता है। तो यहाँ पे जंक्शन लॉ है तो ये आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देता है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज गिवन बाई, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF किसके द्वारा जाती है, लेंज लॉ। तो लेंज लॉ क्या है, आपकी इंड्यूस्ड EMF की, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन देता है। अमंग द फॉलोइंग द वेवलेंथ इज लार्जेस्ट फॉर। हमें पता है, आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, रमी VUXY आपने याद करना बताया था आपको।
रमी रेडियो वेव। तो फ्लोइंग वेवलेंथ क्या सबसे ज़्यादा किसकी होती है, ये आर की होती है। लेकिन यहाँ पे आपकी क्या रेड लाइट, तो ये रेड लाइट नहीं है, रेडियो वेव है। नेक्स्ट क्या है, माइक्रोवेव। नेक्स्ट है इंफ्रारेड वेव, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज और आपकी कौन सी होगी यहाँ पे, गामा रेज। तो ये रेड लाइट ये विजिबल रीजन के अंदर आता है, विजिबल रीजन में। तो देखिए ये विजिबल रीजन में है, तो क्या इसकी जो है आपकी सबसे, क्योंकि इसके बाद देखो आपकी अल्ट्रावायलेट बाद की है, एक्सरे बाद की, तो राइट आंसर क्या आपका सी। तो जो रेड लाइट है वो विजिबल रीजन में आता है। और इधर से लेफ़्ट टू राइट जब जाते हैं तो क्या बढ़ती है, लेफ़्ट टू राइट जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और वेवलेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन ये पूछा गया था वेवलेंथ, तो राइट आंसर क्या है, रेड लाइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, ये कहती है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज पाथ 1/ε टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो ये क्या आपकी मैथमेटिकल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन एसी सर्किट कंटेनिंग एल ओनली। तो यहाँ पे एल ओनली है, तो एल के अंदर में पड़ा है आपकी, ये होगी वोल्टेज, इधर हो गया आपका करंट। तो जो आपका करंट इधर होता है और वी एल क्या होती है, ऊपरी तरफ होती है, यानी हमारा वोल्टेज लीड करती है π/2। तो क्या आंसर होगा आपकी, वोल्टेज लीड बाई π/2। आप π/2 लिख दीजिए या 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है टॉर्क इज मैक्सिमम ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें पता है टॉर्क क्या होता है, जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसका डाइपोल मोमेंट पी को रखा जाता है, उस पर जो टॉर्क लगता है वो लगा पी क्रॉस ई, यानी पी ई साइन थीटा। और थीटा जो है मैक्सिमम साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा कितना हो आपका 90 हो। तो साइन 90 के ऊपर वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका टॉर्क कब होगा मैक्सिमम, टॉर्क मैक्सिमम होता है जब आपका साइन थीटा कितना हो, 90 हो। मीन्स यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, आपका टॉर्क इज मैक्सिमम डाइपोल फील्ड व्हेन डाइपोल क्या हो, परपेंडिकुलर, यानी पी जो आपका परपेंडिकुलर टू क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। यानी कि आपका थीटा जो है, थीटा बिटवीन पी एंड ई कितना होना चाहिए आपका, विल बी π/2 या 90। तो टॉर्क क्या होगा आपका, मैक्सिमम होगा, टॉर्क विल बी मैक्सिमम। वैल्यू कितनी होगी इसकी, PE। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर क्या है, डिफरेंट फॉर्म में पूछ ली जाती है। वैसे क्या होती है आपकी, होती है हाफ CV²। अगर ये पूछा जाए आपसे QV की फॉर्म में तो क्या होती है, हाफ QV। और अगर ये पूछी जाए आपसे Q और C की फॉर्म में तो हम लिख सकते हैं Q² 2C, Q² 2C। कोई भी तीनों आंसर ठीक है आपके, कोई भी लिख सकते हैं। एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। नाउ वैल्यू ऑफ डिप एंगल एट पोल्स। पोल पे जो आपकी डिप एंगल की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है आपकी 90 डिग्री होती है, 90 डिग्री होती है। इक्वेटर पे कितनी होती है, 0 होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक न्यूमेरिकल है, देखिए अब आपका 16 to 80 है। हाउ वुड यू कनेक्ट 3 कैपेसिटर ऑफ 6 HF is to get a total capacitance 2 HF. Also draw a diagram of arrangement. देखिए किस तरह से इसको हम कनेक्ट करेंगे कि हमें जो टोटल कैपेसिटेंस कितना मिले, 2 HF मिले। तो दी 3 कैपेसिटर विल बी कनेक्टेड इन सीरीज। अगर आप सीरीज में जोड़ते हैं इस तरह से तीनों कैपेसिटर को, तो हमें पता है सीरीज के अंदर क्या होता है, आपका नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है 1/C1 + 1/C2 1/C3, यानी 1/6 + 1/6 + 1/6, टोटल कितना आ गया आपका 3/6, यानी कि 1/2 काटने के बाद। तो इक्विवेलेंट कितना आ गया 2 HF। तो इस तरह से अगर आप मान लो तीनों कैपेसिटर को सीरीज़ में जोड़ेंगे तो आपको इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस मिलेगा, एक बार आपका जो रिजल्ट आपको चाहिए था वो आपको मिल जाएगा 2 HF। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन लेंज लॉ। आपको लेंज लॉ को एक्सप्लेन करना है 2 मार्क्स में। तो लेंज लॉ स्टेट क्या करता है, फैराडे ने क्या दिया आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ दी, जबकि जो उसकी डायरेक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ की, ये डायरेक्शन किसने दी, लेंज लॉ ने दी। तो फैराडे लॉज गिव दी मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जबकि लेंज लॉ ने क्या दी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की। जो मैग्नीट्यूड था वो क्या था, फाई इक्वल टू आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड था, जो फैराडे ने क्या था आपका ई था माइनस डी फाई बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसकी डायरेक्शन किसने दी, लेंज ने दी। तो लेंज लॉ क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोज द कोज विच प्रोड्यूसिंग इट, यानी कि जो इसको पैदा कर रहा है उसी का क्या करता है, चेंज करता है। इट अपोज द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। ये डायग्राम के माध्यम से दिखाया भी गया है। अगर ये कोयल है, गैलोमीटर कनेक्टेड है, जब मैं मैग्नेट को इसी तरफ मूव करता हूँ तो ये क्या करता है कि फर्दर मूवमेंट को रोकता है, जब इसको दूर लेके जाता हूँ तो इसको फिर रोकता है। तो आपकी जो कोयल है, जब इसको पास की तरफ लेके आता हूँ, मान लेते हैं या राइट की तरफ डिफ्लेक्शन देता है, जब इसको दूर लेके जाते हैं तो लेफ्ट की तरफ देता है। तो ये क्या आपका लेंज लॉ है, जो अपोज करता है, जो इसको पैदा करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आल्सो लेंज लॉ क्या है, ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे बस आपको इसको स्टेट करना था। ये स्टेट करता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड जो करंट है सच दैट है, जो इसको अपोज, ये सच दैट इट अपोज दिस कोज विच प्रोड्यूसिंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू से आवर अर्थ बिहेव एज ए मैग्नेट। किस तरह आप कहेंगे कि हमारी अर्थ जो है एज ए मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। हाउ कैन यू से आवर अर्थ बिहेव लाइक ए मैग्नेट। अर्थ को हम क्या एक पावरफुल नेचुरल मैग्नेट मान सकते हैं, जिसका जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो क्या है, लाइज करता है ज्योग्राफिकल साउथ पोल पे, और जबकि इसका मैग्नेटिक साउथ पोल जो है मैग्नेट का वो लाई करता है ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ के। और जो मैग्नीट्यूड पाया गया है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का अर्थ सरफेस पे लगभग कितना पाया गया है, 10⁻⁴ टेस्ला। और हमें पता है 1 टेस्ला किसके बराबर होता है, 10⁻⁴ गॉस के बराबर होता है। 1 टेस्ला कितना होता है, 10⁻⁴ गॉस के बराबर होता है। तो इसका तो 1 गॉस कितने बराबर हो गया, ये होगा 10⁻⁴ टेस्ला के। इसका मतलब क्या, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है लगभग 1 गॉस के बराबर है। इसके बिहाफ में, इसके लिए जो दिया गया है कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी दी गई है। जो एक्सपेरिमेंट एविडेंस आप बड़ी इजीली देख सकते हैं कि फर्स्ट एविडेंस तो यही, जब भी आप पढ़ते आ रहे हैं किसी मैग्नेट को जब हम सस्पेंड करते हैं तो इसकी नीडल हमेशा कम टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आती है। सेकंड, इसका जो प्रूफ हो क्या है, जब आप किसी आयरन बार को मिट्टी में दबा देते हैं लंबे टाइम तक, उसके अंदर क्या है, खुद ही कुछ वीक मैग्नेटिक फील्ड, वीक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है आफ्टर सम टाइम। इसके लिए कुछ इंटरेस्टिंग बात अगर आप जाना चाहिए ये भी है कि जो अर्थ का जो फील्ड है वो अप्रोक्सीमेटली क्या है, एक टाइप ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल है, जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है 8.0 10⁻22 एम्पियर मीटर स्क्वायर लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ अर्थ। और जो एक्सिस है डाइपोल का, ये एक एंगल बनाता है 11.3 डिग्री का एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूमेरिकल दिया गया है 19 क्वेश्चन। एन सीरीज LCR सर्किट विद R44 ohms, C4 माइक्रोफेराड, L50 हेनरी इज कनेक्टेड टू AC सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट। कैलकुलेट एंगुलर फ्रीक्वेंसी इम्पीडेंस Z करंट एट द रेजोनेंस कंडीशन। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, R दिया गया 44 ओम, C दिया गया 4 माइक्रोफेराड, किसके बराबर होता है 4 इंटू माइक्रो होता है 10⁻⁻6 फेराड के। L यानी इंडक्टेंस दिया गया 50 हेनरी, वोल्टेज 220 वोल्ट दी गई है। सबसे पहले एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालते हैं सीरीज रेजोनेंस कंडीशन पे। सीरीज रेजोनेंस कंडीशन कौन सी होती है, जब आपका XL किसके बराबर होता है, XC के बराबर होता है। और यहाँ से आपने निकाला था जो आपका ओमेगा L होता है वो 1/ओमेगा C के बराबर होता है, और ओमेगा इधर आ क्रॉस आ गया आपका 1/LC के, और ओमेगा किसके बराबर आ गया 1/LC का स्क्वायर रूट के। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट निकालनी वो क्या होता है 1/LC का स्क्वायर रूट होती है। वैल्यू रख देते हैं, L कितना है 50 हेनरी, C कितना 4 × 10⁻⁶ फेराड था आपका, 4 माइक्रोफेराड था। तो यहाँ पे 4 × 50 200 × 10⁻⁶, तो जो 20 है यहाँ पे निकालेंगे बाहर आपका,
तो कितना आएगा आपका, ये आपका आ गया, देखिए 1 में 200 × 10⁻⁶। अगर मैं इसको इस तरह निकाल देता हूँ तो ये आपका बार कितना आएगा इसका, देखिए 10⁻³ बार आ गया। अंदर क्या है आपका, ये बार 1 था, अंदर आपका 100 के नाम का 10 आउटसाइड आ गया, अंदर आ गया 2। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो कितना आ गया आपका, पावर ये 1 है तो 100 ऊपर गया 100/2, तो कितना 100/2 आ गया है। अगर आप इसका रेशनलाइजेशन करेंगे 100/2 का, यानी 100/2 आपने इसको क्या किया, रेशनलाइजेशन किया, √2/√2, तो 100√2 नीचे कितना आ गया आपका, √2 × 2 से कटेंगे 50 आ गया, 50√2, तो हमारा कितना आ गया 50√2 हर्ट्ज़। ये आ गई एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सेकंड क्वेश्चन था इम्पीडेंस। हमें पता है जो आपका इम्पीडेंस होता है Z होता है, और Z क्या होता है हमारा, ये होता है R² XL XC का स्क्वायर, और सीरीज रेजोनेंस कंडीशन पे क्या होता है, XL XC के बराबर होता है, तो ये पार्ट 0 हो गया, तो Z किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है। तो इम्पीडेंस जो होगा आपका वो कितना होगा आपका, R के बराबर होगा, और R कितना 44 ओम है। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था आपसे करंट, तो करंट का फार्मूला क्या होता है, वोल्टेज बटे में टोटल रेजिस्टेंस जो कि Z है, वोल्टेज कितनी गई 220, और रेजिस्टेंस कितना, इम्पीडेंस 44 है। आप इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 5 एम्पियर, 22 दूनी 44, 2 पंजे 10, 5 एम्पियर। तो इस तरह से क्या था, न्यूमेरिकल सोल्व करना था। सबसे पहले एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाली, देन इम्पीडेंस, थर्ड क्या निकालना था, करंट निकालना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल सेल बाय यूजिंग गॉस थ्योरम एट पॉइंट आउटसाइड दिस सेल। यानी सेल के आउटसाइड में स्फेरिकल सेल के आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है यूजिंग गॉस लॉ, गॉस थ्योरम। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या मान लिया, लेट अस कंसीडर स्फेरिकल सेल मान लिया, जिसका क्या है रेडियस आपने r माना है, और हमें क्या किसी पॉइंट यानी r डिस्टेंस जो पॉइंट आउटसाइड, मान लीजिए पॉइंट आउटसाइड है, यहाँ पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इस पॉइंट पे हमने क्या मान लिया, गॉसियन सरफेस मान ली, जो डॉटेड मैंने रेड से दिखाया है, गॉसियन सरफेस मान ली है। ये जो P जो पॉइंट है यहाँ पे मैंने एक स्मॉल एरिया मान लिया है, और यहाँ पे E और DS दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो क्या है, कंसीडर ए थिन स्फेरिकल सेल जिसका रेडियस r है, सेंटर O है, लेट Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर दी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। पॉइंट लाइज आउटसाइड दिस सेल, यानी r क्या है, बाहर है आपका, r ग्रेटर देन ये कैपिटल R से। तो एट PE एंड DS आर इन सेम डायरेक्शन, तो थीटा कितना है 0 है, और एवरी पॉइंट गॉसियन सरफेस पे विच इज़ एन इमेजनरी सरफेस जो आपने मानी है, आपकी क्या मानते हैं, हर पॉइंट पे आपकी E सेम है। और गॉस थ्योरम क्या कहती है, गॉस लॉ क्या कहता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E और एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू 1/ε टाइम द टोटल चार्ज। अब E और DS दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल 0 है, तो क्या हो गया E, ये DS हो गया, और एरिया क्या होता है स्फेयर का, आपका होता है 4πr²। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देता हूँ DS की जगह, तो कितना आ गया E × 4πr², और सामने कितना Q/ε0। E हमें निकालना था, तो ये पार्ट उठ के नीचे आ गया, तो E कितनी आ गई Q/4πε0r²। तो जो ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी आई, यही हमें डिराइव करनी थी, निकालना था। इक्वेशन 1 क्या सेम है, जैसे कि कोई चार्ज पॉइंट चार्ज लोकेटेड हो सेंटर ऑफ स्फीयर पे, तो ये आपको इतना ही निकालना था इस क्वेश्चन के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूजिंग गॉस थ्योरम due to spherical cell outside the surface. Now next question है, explain the principle of potentiometer, draw a labeled circuit diagram for comparing EMF of two primary cell। यानी इसके अंदर क्या है, आपको प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना है पोटेंशियोमीटर का, ओनली डायग्राम ड्रा करना है कंपेयरिंग EMF ऑफ टू प्राइमरी सेल। तो क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्वेश्चन है सबसे पहले प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या कहता है, इट वर्किंग इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट जो फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ वायर, यानी उस पोर्शन के, प्रोवाइडेड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट करंट फ्लोइंग थ्रू इट, यानी जो आपका वोल्टेज ड्रॉप है वो डायरेक्टली किसके होता है, लेंथ के। तो ये था आपका प्रिंसिपल पोटेंशियोमीटर का, कि जब भी पोटेंशियोमीटर में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शन किस पे होता है, जो लेंथ आप जो कि द्वारा पोटेंशियोमीटर की वायर की लेते हैं। अब ये डायग्राम है, आपको क्या करना है, ड्रॉ, देखिए सेकंड पार्ट था ड्रॉ दी सर्किट डायग्राम कंपेयरिंग EMF ऑफ टू प्राइमरी सेल।
तो पहला वाला बिल्कुल सेम है। ये देखिए फर्स्ट आपकी वायर 1 2 3 4, ये पोटेंशियोमीटर की वायर है, पॉइंट ए कनेक्टेड टू। अब यहाँ देखिए आपकी सेल, बैटरी, ईएमएफ, एमीटर, रियोस्टेट, ये की होगी है, ये पैरेलल स्केल चलता है इसका जो हमें पता है। इधर ए पॉइंट से क्या आपकी दो जो सेल जिसकी हमें ईएमएफ कंपेयर करनी है, ये आपने एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया E1, ये E2, 1 3 2, दिस इज 2 वे की है जिस पे क्या हमने गैल्वेनोमीटर को जो की से कनेक्ट किया है। तो ये जो प्रोसेस हमें पता है, ये आपका डायग्राम हो गया है। जब हम पॉइंट 1 आपकी जो की को 1 3 के अंदर इंसर्ट करते हैं तो आपका E1 सेल कम्स इनटू सर्किट, और इससे हम क्या निकालते हैं, E1 निकालते हो KL आती है। फिर हम क्या इसको रिमूव करते हैं, 2 3 के बीच रखते हैं, जो की को स्लाइड करते हैं टू गेट नल पॉइंट। मान लो J' पॉइंट पे नल पॉइंट मिलता है, तो वहाँ पे आपकी जो E2 होती है वो क्या होती है, KL2 होती है। दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो E1/E2 क्या होता है, L1/L2। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं पूछी गई थी, बस क्या था, प्रिंसिपल पूछा गया था आपसे, प्रिंसिपल लिखना है और सेकंड क्या है, आपको इस सर्किट डायग्राम बना देना है। तो ये था आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स का। नाउ 22 क्वेश्चन है। एक्सप्लेन प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, कि आपको क्या इसके अंदर प्रिंसिपल वर्किंग लिखनी है। और अगर आप सेकंड आपको ऑप्शन दिया गया है, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन 2 स्टेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, हैंस आपको डिफाइन 1 एम्पियर। ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन दिया गया है। आप दोनों में से कोई एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छी तरह से आता है। इसी तरह क्या है, 23 दिया गया है, ड्रा लेबल डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस ऑफ लीस्ट विजन। आइए करते हैं। 5 मार्क्स क्वेश्चन है। 5 मार्क्स क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। 2 पार्ट में देखिए। सेकंड है, हाउ कैन दिस बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। तो इसमें देखो ओनली एक्सप्लेन आपको प्रिंसिपल और वर्किंग बतानी है और साथ में डायग्राम भी बनाना है। तो ये स्टार्ट करते, पहला पार्ट क्या है आपका 3 मार्क्स का, ये है 2 मार्क्स का, ये है 3 और ये कितने का है, 2 मार्क्स का है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है क्या है, इट इज़ ए डिवाइस यूज्ड फॉर डिटेक्शन मेजरिंग स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के काम आता है। सेकंड इसका प्रिंसिपल बताना है, किस प्रिंसिपल काम करता है। इट बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट व्हेन ए करंट कैरिंग कोइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस टॉर्क। आपको पता है जब किसी करंट कैरिंग कोइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, और टॉर्क का फार्मूला क्या है आपका, जो होता है NBI/A cos थीटा। तो N क्या है, नंबर ऑफ टर्न है, B क्या मैग्नेटिक फील्ड है, I क्या है करंट है, A क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और थीटा क्या है एंगल बिटवीन द कोइल एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसका एक फार्मूला और भी होता है मैग्नेटिक मोमेंट की फॉर्म में, ये होता है आपका M क्या होता है, आपका मैग्नेटिक मोमेंट होता है, यानी कितना होता है M जो होता है NIA, इसके बराबर होता है। अब सेकंड पार्ट क्या देखिए, डायग्राम बनाना है आपको, कि विद डायग्राम की हेल्प से आपको इसकी क्या है वर्किंग को एक्सप्लेन करना है। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे, आइए डायग्राम स्टार्ट बनाते हैं। इस तरह से बनाना है डायग्राम आपको। सबसे पहले क्या कीजिए, आप अपनी कोइल बनाइए। जैसे मान लो बीच में सबसे ये आप पहले आयरन कोर बनाइए आपने, इसके बाद क्या करना है, अब स्टार्ट कीजिए बनाना। PQ आर्मेचर बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको इस तरह लेके जाइए, थोड़ा लंबा दूर लेके जाइए इसको, बस इस तरह से। नंबर ऑफ टर्न, ये देखिए इस तरह से लेके जाना है, यहाँ 20 तक लेके आइए इसको, यहाँ तक देखिए, ये सॉफ्ट आयरन कोर,
फिर 1 2 3 यानी पी क्यू आर एस कोयल बनाने के लिए किया ये बीचों बीच आपकी ये आपका इधर गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या होता है आपको पता है, यहाँ एक आपका मिरर होता है, ये मिरर हो गया एम। ठीक है, इसके बाद ये आपकी ये डायग्राम बनाना है। इस तरह से यहाँ पे आपका ये होगा टॉर्सन हेड। इसके बाद ये जो वायर आती है आपकी, यहाँ से आपका एक टर्मिनल होता है, इधर दिखा सकते हैं इस तरह से आप, एक टर्मिनल यहाँ होता है। ये वायर जो आपकी यहाँ के से बंधी होती है, इस तरह से दिखा सकते हैं, साथ साथ यहाँ दिखाइए। और यहाँ पे आपका ये हो, ठीक है, यहाँ पे ये होता है T1 टर्मिनल हो गया, T1। इसी तरह जो सेकंड वाला टर्मिनल यहाँ होता है T2, लेकिन जो वायर है यहाँ पे, यहाँ से क्या है, इसके ऊपर से क्या आती है इधर, इस तरह से काटती नहीं है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे स्प्रिंग लगा होता है, स्प्रिंग यानी स्प्रिंग होता है इस तरह से। और यहाँ से जो वायर जाके आप इधर से ये वायर है, और दोनों के बीच में पहले यहाँ पे आप मैग्नेट बना लीजिए, ताकि क्योंकि इसका प्रिंसिपल ये कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। तो ये आपकी होगी मैग्नेट, इधर दिखाइए मैग्नेट है। ठीक है, हमारे मैग्नेट आपके NS मैग्नेट हो गए, N है, ये N एंड है, ये S है। तो आपकी जो यहाँ से आएगी ये सेकंड एंड है, जो आपका स्प्रिंग इसका आपकी वायर का इस तरह से जाके आपको इसके अंदर लेके आना है। ठीक है, अब इसके ये वॉल अपरेटस इनक्लोज कर देंगे, आप इसको बंद कर देते हैं आपके। अब इसको बढ़ा लीजिए इस तरह से। ठीक है, थोड़ा इसका ये स्टैंड बना देते हैं मूविंग कोयल गैलोमीटर का। कुछ इस तरह का होता है। अब लेबलिंग करते देखिए, ये होता है टॉर्सनल हेड, बोलते इसको टॉर्सनल हेड। ठीक है, और जो कोयल होती है PQRS, यहाँ से स्टार्ट करती है हमारी कोयल। कलर दूसरा देखते हैं, PQRS। ठीक है, इसके अंदर करंट की डायरेक्शन इस तरह दिखाएंगे, ये करंट हो गया। ठीक है, और जो आपकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है वो क्या है, आप किस तरह से आप पासिंग दिखा सकते हैं इस तरह से। एन से क्या होती है, एस की तरफ होती है। ठीक है, एन से इस तरफ। तो ये डायग्राम आपका, यहाँ पे जो आपकी ये मिरर हो गया, मिरर है,
और ये जो वायर होती है किसकी होती है, फॉस्फोरस बोरोन स्ट्रिप की होती है, फॉस्फोरस ब्रोंजे वायर होती है। ठीक है, तो डायग्राम T1 हो गया, T2 हो गया, यहाँ पे आपका ये लेबलिंग हो गया है PQRS। तो ये डायग्राम था आपका मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर का। डायग्राम के बाद यहाँ पे एक स्प्रिंग भी है आपका, इसकी लेबलिंग भी कीजिए, और स्प्रिंग हमारा S डैश है। ठीक है, अब डायग्राम कंप्लीट है आपका। इस डायग्राम के बाद जो है यहाँ पे जो करंट डायरेक्शन यहाँ भी दिखा सकते हैं, ये करंट आपका यहाँ से भी गया इधर, आप देखेंगे ना, तो ये करंट की डायरेक्शन, ये करंट यहाँ के आया इधर से, आप ऊपरी तरफ दिखा सकते हैं। अब नाउ डायग्राम कंप्लीट है आपका। इसके बाद क्या करना है, प्रिंसिपल हो गया, वर्किंग बतानी है आपको। तो वर्किंग या थ्योरी एंड वर्किंग कह सकते हैं। अब इसकी सेकंड पार्ट में थ्योरी एंड वर्किंग दोनों ही बता देता हूँ। थ्योरी में क्या करते हैं हमें पता है, लेट PQR से रेक्टेंगुलर कोयल थी, उसमें I करंट फॉलो कर रहा था कोयल के अंदर, B मैग्नेटिक फील्ड है, L क्या है, लेंथ कोयल की, B क्या है, ब्रेड्थ है कोयल की, क्योंकि कोयल कैसी थी, रेक्टेंगुलर कोयल थी, एंड उसके नंबर ऑफ टर्न मान लेते, तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ कोयल लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। नाउ टोरक एक्टिंग ऑन रेक्टेंगुलर कोयल कैरिंग करंट इज गिवन बाय, हमें पता है, डायरेक्ट आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। क्या होता है आपका, टोरक होता है NIAB कोस थीटा होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा फील्ड होता है फॉर मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल का मतलब ये क्या है, मैं फील्ड हमारा रेडियल का मतलब होता है ऑल प्लेन में पैरेलल होता है, एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री होगा तो टोरक कितना आ जाएगा आपका, टोरक होगा NBIA, सिर्फ कितना हो गया, NBIA हो गया है। इसके बाद क्या है, ड्यू टू टोरक, कोयल क्या होती है वर्किंग में देखिए, ड्यू टू टोरक की वजह से क्या होता है, कोयल रोटेट करेगी, तो जो आपकी फॉस्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप है उसके अंदर ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड होगा, घूमेगी, तो रिस्टोरिंग टॉर्क कम इनटू प्ले, यानी वापस बैक लाने के लिए एक रिस्टोरिंग टॉर्क कम्स इनटू प्ले टू इन फॉस्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप विच ट्राइज टू ब्रिंग द कोयल बैक टू इट ओरिजिनल पोजीशन। टॉर्क क्या करता है, घुमाता है, और जब चीज़ कोई घूमेगी तो उसके अंदर क्या बल पड़ेंगे, बल का मतलब ट्विस्ट आएंगे, जो ट्विस्ट चढ़ते जाते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आता है, एक रिस्टोरिंग फोर्स आता है। तो आपका देखा जाए तो यहाँ पे आपका क्या, जब कोयल रोटेट हो रही है, यानी आपकी क्या है, फोल्ड हो रही है, तो उसके अगेंस्ट में एक रिस्टोरिंग टॉर्क कम्स इनटू प्ले। अब यहाँ पे मान लो लेट के ट्विस्ट प्रोड्यूस इन दी फॉस्फोरस ब्रोंज, सॉरी थीटा, यानी जो थीटा क्या है, ट्विस्ट प्रोड्यूस इन दी फॉस्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप में है, और के क्या, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट है। तो जो टोटल रिस्टोरिंग टॉर्क होगा आपका वो क्या हो जाएगा, टोटल रिस्टोरिंग टॉर्क हो जाएगा आपका के थीटा हो जाएगा, के थीटा। अब एक स्टेज ऐसी आएगी जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द कोयल, उसमें क्या होता है आपका जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो आपके रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर होता है। दैट इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ कोयल्स डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है हमारा, NBIA, ये आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, जिसकी वजह से क्या है, फॉस्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप में ट्विस्ट यानी कि टॉर्क, और रिस्टोरिंग टॉर्क यानी हमारा ये हो गया NIBA। रिस्टोरिंग टॉर्क कितना आपका, के थीटा है। अब निकालना क्या है, इसके अंदर हमें करंट निकालना है, क्योंकि मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर क्या है, डिवाइस टू डिटेक्ट या मेजर स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। तो हमें यहाँ पे I निकालना है, तो I क्या आएगा आपका, ये क्या हो गया आपका, के, ये बटे में आएगा आपका KNBA, और ये थीटा आपका इधर हो गया है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं के थीटा, जी थीटा, गैल्वेनोमीटर के लिए जी थीटा, यानी I हो गया आपका जी थीटा, ये हमें निकालना था, जी थीटा, यानी करंट हो गया जी थीटा, दैट इज करंट हो गया जी थीटा। तो यहाँ पे जो जी है, जी क्या है, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट नोन एज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहते हैं इसको, गैल्वेनोमीटर
कांस्टेंट कहते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें इस इक्वेशन को देखें तो यू कैन सी, आप देख सकते हैं जो करंट है आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटे के। और जब करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो हम क्या कहते हैं, आपका जो लीनियर स्केल है, स्केल कैसी होती है, लीनियर है। हैंस डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू गैलोमीटर। तो स्केल इज गैलोमीटर, स्केल ऑफ गैलोमीटर क्या होती है, लीनियर, और लीनियर डिवाइस भी कहते हैं इसको। तो ये था हमारा फर्स्ट पावर, जिसमें आपने क्या किया है, गैलोमीटर, मोइंकुल गैलोमीटर की डायग्राम, प्रिंसिपल और उसकी आपने वर्किंग के बारे में जाना। अब जो सेकंड भाग में क्या लिखना है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर आपको हाउ कैन दिस बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर एंड वोल्ट मीटर। 2 मार्क्स का है तो एक मार्क्स में सिंपल बताना है। तो हाउ कैन दिस बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर एंड वोल्ट मीटर, मोइंग कोइल गैलोमीटर को। ए मोइंग कोइल गैलोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय कनेक्टिंग ए लो रेजिस्टेंस पैरेलल टू इट। यानी क्या करना है आपको, मान लीजिए ये आपका क्या है, मोइंग कोइल गैलोमीटर है, ठीक है। सिंपल सा डायग्राम बता सकते हैं, सिंपल डायग्राम से समझा सकते हैं। अगर आपको बताना ना आए तो इस तरह से सिंपल डायग्राम बना देना है। एग्जाम में पूछा भी जाता है, मैंने लो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू मोइंग कोइल गैलोमीटर, ठीक है। ऐसे मोइंग कोइल गैलोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय कनेक्टिंग ए लो रेजिस्टेंस पैरेलल टू इट। इसके अंदर जो करंट जाएगा वो आई जी हो जाएगा, आई जी, और इसको मान लें अगर हम एस नाम दे देते हैं तो ये हो जाएगा आपका आई एस। तो ये डायग्राम हो गया आपका। नेट करंट क्या है, जितना आया था उतना ही बाहर जाएगा। नाउ सेकंड है, ए मोइंग कोइल गैलोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर। सेकंड क्या है, वोल्ट मीटर में कैसे बनाते हैं, बाय कनेक्टिंग ए हाई रेजिस्टेंस इनटू सीरीज। यानी यहाँ पे कनेक्टिंग ए हाई रेजिस्टेंस इनटू सीरीज। इसको भी आप डायग्राम के माध्यम से दिखा सकते हैं। अगर आप इसको पेपर में पूछ ले आपसे तो आप डायग्राम के माध्यम से इसको दिखा सकते हैं ऐसे। ये हो गया आपका गैलोमीटर। जब एक हाई रेजिस्टेंस को सीरीज के अंदर जोड़ देते हैं, हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ देते हैं, एक आर, तो जो नेट जो अब हमारा जो इसे क्या होगा, हमारा वोल्ट मीटर बन जाएगा। यानी करंट आई आया, इस तरह से आपने इसको जोड़ दिया है, इसे कहते हैं आपका वोल्ट मीटर। तो सिंपल सा था, मैंने लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड पैरेलल टू गैलोमीटर, एमीटर फॉर्म होता है। जब हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं सीरीज में तो वोल्ट मीटर फॉर्म होता है। बस इस क्वेश्चन के अंदर हमें यही बताना है। 3+2 5 मार्क्स क्वेश्चन था ये। 5 मार्क्स क्वेश्चन है आपका, 5 मार्क्स क्वेश्चन। इसके 2 पार्ट दिए गए, देखिए। और फर्स्ट पार्ट क्या है, डिराइव ए फार्मूला फॉर फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शंस एंड राइट द नेचर ऑफ फोर्स, हैंस डिफाइन 1 एम्पियर। तो एक्सप्रेशन निकालना है पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट का। सेकंड पार्ट में क्या न्यूमेरिकल दिया गया है, इसको हमें सोल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, वो क्या है, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट इन दी अपोजिट डायरेक्शन। इस टाइप का जो एक्सप्रेशन होता है, सबसे पहले क्या कर लेना चाहिए आपको, का डायग्राम बना लेना चाहिए। डायग्राम बनाइए, सबसे पहले इसका डायग्राम बना लीजिए, फिर आपका क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। मान लो एक कंडक्टर आपका ये है और सेकंड वाला, सेकंड कंडक्टर मान लो आपका ये इधर हो गया, आपका ये हो गया सेकंड कंडक्टर हो गया है। करंट की डायरेक्शन क्या है, दोनों के अंदर अपोजिट है। मान लो इसके अंदर करंट क्या है, ऊपरी तरफ है, तो इसमें क्या है, नीचे की तरफ है। इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन दिखाना है। अब हमें जो इसके अंदर दिखाना है आपको, तो डायग्राम को समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा ए मान लो यहाँ लिया है। आपका जो स्ट्रेट कंडक्टर होती है उसकी जो मेन लाइन ऑफ फोर्स होती है कैसी होती है, ऐसे सर्कुलर कोड ऐसे दिखाते हैं। और इसी तरह यहाँ बना लेते हैं।
ये आपके हो गए टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। ये क्यों बनाया है? क्योंकि हमें पता है जो स्ट्रेट कंडक्टर होता है उसके अंदर जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है, ये जो मान लो इस कंडक्टर इसको मान लेती है आपका क्या है, ये पी क्यू है, ये आपका आर एस है, ठीक है। इसके बाद हम ये मानते, देखिए ध्यान से डायग्राम देखिए, कंसीडर टू स्ट्रेट कंडक्टर। अब इसको देख सकते हैं आप, देखो कंसीडर जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है वैसे ही बोली, कंसीडर टू स्ट्रेट कंडक्टर पी क्यू एंड आर एस कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। इसमें करंट ऊपरी तरफ, इसमें करंट नीचे की तरफ। देखिए लेट आर बी दी डिस्टेंस बिटवीन दैम, तो जो सेपरेशन दोनों के बीच में, यहाँ पे आप दिखा सकते हैं ये जो सेपरेशन है, यहाँ पे दोनों के बीच में जो सेपरेशन है यानी दूरी है जो दोनों के बीच में, ये मान लीजिए आपकी कितनी है, आर है। ये आपकी दूरी हो गई आर, इसके बीच में सेपरेशन है, ठीक है। इसके बाद लेट आर, ये आपका क्या प्लेन ऑफ पेपर में, यानी इस तरह से प्लेन ऑफ पेपर पे इस तरह स्ट्रेट है, इस तरह से ये बिल्कुल ऐसे है, स्ट्रेट है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर है। अब ये डायग्राम को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो मान लेते हैं, देखिए आपका जो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये मान लेते हैं आपका ओनली कंडक्टर पी क्यू है। तो पी क्यू जैसे क्या होती है, आपकी जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है उसकी डायरेक्शन कैसे होती है, आपने पढ़ा है स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर यूजिंग आपका ये कौन सा यूज़ करते हैं, फ्लेमिंग राइट एंड थंब रूल यूज़ करते हैं। राइट एंड थंब रूल क्या, अगर थंब रिप्रेजेंट करता है करंट की डायरेक्शन को, तो कर्वेचर क्या करती है, आपकी करंट की मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन को दिखाती है इस तरफ से, यानी इस तरह से आपकी क्या है डायरेक्शन जो होगी, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैसी होगी, इस तरह से आएगी आपकी इस पी क्यू के अंदर। अब पी क्यू के फील्ड में अगर आपने कोई कंडक्टर आर एस रखा, ये कोई रखा आपने किसी करंट कैरिंग कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो ये जो मान लो ये पॉइंट आपका, यहाँ पॉइंट एल ले लेते हैं, इस एल पॉइंट पे तो आप यूजिंग, देखिए कौन सा यूज़ करेंगे, फोर्स जो लगता होता है पी आई एल साइन थीटा। तो आपको जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आपको कुछ इस तरह से आएगा, ये आपका बी इधर आएगा, मान लो ये आपका फर्स्ट कंडक्टर इसलिए B1 मान लेते हैं, और जो फोर्स होगा, फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरह की आएगी आपकी, इस तरफ आएगी इधर, ये आपका हो गया फोर्स F, ठीक है। ये इस तरह से, ये हमारा कौन सा मान फोर्स F2 मान लेते हैं, और करंट ये हमारा क्या था, करंट इसके अंदर कौन सा फॉलो कर रहा है, I2। तो ये I2 है, सॉरी इधर की तरफ I2 है, और ये इधर क्या है आपका I1 है, कंडक्टर जो PQ के अंदर है। तो अगर यहाँ पे देखिए इसकी वजह से आप देखिए ना, यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स आपका इस तरफ है और B क्या है, परपेंडिकुलर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के। सिमिलरली आप नीचे दिखा सकते हैं, अगर देखिए अगर इसको मान लेते करंट, इस करंट में अगर मान लो आपका PQ को रख दिया जाता है, तो जो आपकी डायरेक्शन आएगी इस पॉइंट पे, आपका मान लो ये पॉइंट है, इस कंडक्टर की वजह से मान लो पॉइंट आपका कोई भी ले लीजिए, L है, M मान लीजिए, इसकी डायरेक्शन इस तरह से आएगी, इस तरफ आएगी, और आपका फोर्स जो आएगा इस तरफ आएगा, मान लो ये आपका F1। तो ये होगा डायग्राम आपका F1, ये मान लेते हैं B2। दोनों की जरूरत नहीं है, बस एक ले लीजिए, इसको भूल जाइए, हम सिर्फ इसको लेते हैं, फर्स्ट केस को लेते हैं। तो देखिए ये डायग्राम कंप्लीट है आपका। तो डायरेक्शन, ये आपको क्या करना है, ये डायग्राम बनाने के बाद इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कंसीडर टू स्टेट कंडक्टर PQ एंड RS कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, लेट आर बी दी सेपरेशन बिटवीन दैम, और दोनों के दोनों जो स्ट्रेट कंडक्टर है प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर है। इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मान लीजिए अभी ये L पॉइंट है हमारा, L पॉइंट पे जो आपने निकाला है, L पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है मतलब B1 है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट L ड्यू टू कंडक्टर PQ यूजिंग क्या आपका कितना आएगा, स्ट्रेट कंडक्टर वजह से जो मान मैग्नेटिक फील्ड B1 हो गया, वो फार्मूला क्या होता है, म्यू नोट I1 बाई 2 पाई R होता है, आपको पता है 2 पाई R होता है। तो ये आपका B1 कितना आ गया, म्यू नोट I1 2 पाई R है। अब डायरेक्शन ऑफ B जो है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर है, इनवर्ड है, यानी यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब यहाँ पे देखिए अगर ये करंट की डायरेक्शन है तो B क्या आपका
ये दिखाया गया आपको, देखिए इधर जो है। तो डायरेक्शन ऑफ बी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड इनवर्ड होगी। नाउ फोर्स जो होगा, अब देखिए ना क्या है, मान लो ये जो सेकंड कंडक्टर आर एस है, आर एस को क्या B1 के फील्ड में रख दिया गया है। B1 में रखेंगे, इस पर लगने क्या लगेगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो नाउ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर आर एस, जो क्या होता है हमारा, जो फोर्स लगता है F होता है, वो क्या आता है, अब यहाँ पे F2 से दिखाया है कि फोर्स क्या है, तो क्या होगा, ये आपका होगा B1, यानी B1 मैग्नेटिक फील्ड में B1। तो करंट कौन सा है आपका, सेकंड कंडक्टर I2 फ्लो कर रहा है, लेंथ क्या है BIL, साइन यहाँ पे एंगल क्या है 90 डिग्री का है, क्योंकि ये आपका परपेंडिकुलर है। इसको याद भी कर सकते हैं आप, साइड में आपको पता है, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो फोर्स लगता है वो क्या होता है IBL साइन थीटा होता है। वो भी करो IPL से कर सकते हो, IBL साइन थीटा होता है। इसी फार्मूले का यूज़ किया है कि जब B1 फील्ड में कंडक्टर I2 जो RS को रखते हैं तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, B1 I2L साइन 90 डिग्री होगा। तो ये कितना हो गया, B1 I2L हो गया। और वैल्यू रख दीजिए अब इसकी, B1 क्या था, म्यू नॉट I1 2 पाई R था, और ये कितना आपका I2, और ये हो गया आपका L। फोर्स को मापते किसके अंदर है, इस यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो फोर्स F2 सिंपल भी लिख सकते हैं F आप। तो फोर्स निकालते क्या है, फोर्स पर यूनिट नेट निकालना होता है। तो यहाँ पे जो आपका जो फोर्स आ गया है, इसको आपका मेन क्या आया, ये है फोर्स म्यू नॉट I1 I2 2 पाई R L न्यूटन। एक पार्ट हो गया हमारा। अब क्या निकालना, हम निकालते फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होगा कंडक्टर RS, वो क्या होगा, यानी जो फोर्स पर यूनिट लेंथ मान लेते हो गया F2/L। तो L कट जाएगा, कितना आ गया, म्यू नॉट I1 I2 2 पाई R, ये हो गया। तो यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी हमारी न्यूटन पर मीटर। तो ये था आपका मैथमेटिक एक्सप्रेशन। अब क्या, बाई अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, वी फाइंड दैट फोर्स ऑन कंडक्टर RS इज अवे फ्रॉम द PQ। डायग्राम में भी देखिए आप ध्यान से, अगर यहाँ पे भी दिखाऊँ, ये अगर ये कंडक्टर ले ली, इसमें भी आप बिल्कुल फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएं, ये राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, तो डायरेक्शन जो आएगी आपकी किस तरफ आएगी, इस तरफ आएगी। इसके अंदर जो डायरेक्शन ऑफ 90 लाइन ऑफ फोर्स होगी इस तरफ। ये डायग्राम से देख सकते हैं, देखो ना F2 और F1 क्या है, जो फोर्स लग रहा है, देखिए फोर्स ऑन ए कंडक्टर RS इज अवे फ्रॉम PQ, तो दोनों के बीच में क्या है, रिपल्सन है। तो सिमिलरली फोर्स ऑन कंडक्टर PQ क्या है, इज अवे फ्रॉम RS है। Hence two parallel conductor carrying current in opposite direction will repel to each other, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या था, आपको डिफाइन करना था, डिफाइन 1 एम्पियर। तो डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, इसको डिफाइन करना है। डिफाइन करने के लिए क्या है, हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो अभी हमने निकाला है। फॉर्मूला क्या था, वी नो दैट आपका जो फोर्स था ये था म्यू नॉट I1 I2 2 पाई R न्यूटन पर मीटर, इसको यूज़ करेंगे। मैंने अगर हम ये मान ले कि I1 I2 कितना है, ये 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर है, ठीक है। तो 1 एम्पियर है, इसको अगर R सेपरेशन जो हमारा R, इसको मान ले 1 मीटर मान ले, और इसको रखे इस इक्वेशन के अंदर, जो ये इक्वेशन इसके अंदर रखेंगे, तो फोर्स क्या आएगा, म्यू नॉट, ये हो गया 1 × 1 2 पाई, इसकी वैल्यू भी 1, और म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है हमें पता होती है 4 पाई 10⁻⁻7 होती है। तो नीचे कितना है, 2 है, और पाई है, पाई से पाई आप काट देंगे, ये देखो पाई से पाई काट दिया, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया आपका 2 × 10⁻⁻7, और फोर्स क्या था, न्यूटन पर मीटर। तो जो वैल्यू आई आपकी 2 × 10⁻7 न्यूटन पर मीटर, इसके रेस्पेक्ट डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, हैंस 1 एम्पियर इज दैट मच करंट which when passed through 2 parallel conductor of infinite length and placed 1 meter apart in vacuum will attract or repel each other with a force of
2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। यानी क्या है, 1 एम्पियर वो करंट होगा जब दो स्ट्रेट कंडक्टर, 2 पैरेलल कंडक्टर जो इनफाइनाइट लेंथ पास हो और दोनों में सेपरेशन 1 मीटर हो, वैक्यूम में रखे हो, वे एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, विद ए फोर्स कितना होगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। अब जो इसका इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट की न्यूमेरिकल दिया गया क्या है, देखिए, ए करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू ईच ऑफ 2 पैरेलल लॉन्ग वायर, दिस वायर आर 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। बिल्कुल ये फॉर्मूला जो भी निकाला था उसी का यूज करना है। तो वी नो, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ आपका क्या था, μ0 I1 I2 2πr न्यूटन पर मीटर। तो गिवन क्या है, जो I1 और I2 दोनों के बीच जो करंट फ्लो है वो 5 एम्पियर है, और जो सेपरेशन कितनी दी है 2.5 सेंटीमीटर दी गई है, 2.5 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में इसको मीटर में बदलें क्या आएगा, 2.5 10 की पावर कितना हो जाएगा -2 मीटर होता है, आपको पता है। अब वैल्यूज हमारे पास है, बस इस फार्मूले के अंदर रख देनी है। तो फोर्स क्या हो गया आपका, μ0 की वैल्यू होती है 4π 10⁻⁷, I1 आपका 5 है, I2 भी 5 है, 2π, और जो R है वो कितना आपका 2.5 10 की पावर कितनी है -2 है, ये आपको निकालना है। तो देखिए 4π 10 की पावर -7, ये ऊपर हो गया आपका 25, ठीक है, नीचे वाला क्या है 25। अगर मैं करता हूँ तो क्या, अगर एक जीरो ऊपर चली गई आपकी, और ये हो गया आपका 10 की पावर -2। तो देखिए इनटू में ये था आपका 2π, पाई से पाई 2 दूनी 4, तो ये हो गया 2 × 10 की -7, ये तो इस पार्ट का हो गया। 25 से आप इसको काटेंगे, यहाँ देखिए कितना हो गया ऊपर आपका, इनटू में 10 हो गया। ये 10 की पावर ऊपर जाएगी तो कितनी होगी 10 की पावर, ये भी आपका। तो हमारा जो आंसर आएगा, तो टोटल देखेंगे, टोटल देखिए आपकी, तो क्या हो गया 2 × 10 की पावर -7, और देखो पॉजिटिव कितनी है 3 है, तो कितना हो गया आपका 2 × 10 की पावर -4 आ गया। तो जो फोर्स है कितना होगा आपका 2 × 10 की -4 न्यूटन पर मीटर, ये हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया। तो ये था न्यूमेरिकल। तो ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का था। फर्स्ट पार्ट में आपने क्या एक्सप्रेशन निकाला, करंट कैरिंग कंडक्टर पैरेलल इनफाइनाइट पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट, और सेकंड पार्ट में क्या है एक न्यूमेरिकल था आपका। तो ये था आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन, इस तरह से आपको इसको सोल्व करना है। हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। ये प्रश्न बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। आपको इस तरह की आंसर शीट मिलेगी, किस तरह से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, क्योंकि जो मार्क्स मिलते हैं वो अटैम्प्टेशन के मिलते हैं। तो इस तरह से आपको अटैम्प्ट करना है। देखिए आइए करते हैं। आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसका डायग्राम ड्रा कीजिए इमेज फॉर्मेशन का, इसकी मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन कीजिए और इसके लिए एक्सप्रेशन निकालिए। तो सबसे पहले क्या देखो, व्हाट इज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो पूछा जाता है परीक्षा के अंदर आपको उतना ही जवाब देना है, पॉइंट टू पॉइंट जितना पूछा जाए उतना आंसर दे। तो व्हाट इज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इट्स एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू ऑब्जर्व ए हाईली मैग्नीफाइड इमेज ऑफ ए स्मॉल ऑब्जेक्ट। यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ऑप्टिकल्स जो एक छोटे से छोटे पार्टिकल को बड़ा करके दिखाता है। तो सबसे पहले डिफाइन कीजिए इसको, इट इज एन ऑप्टिकल instrument used to observe a highly magnified image of a small
आप इसको टीनी भी लिख सकते हैं, टीनी ऑब्जेक्ट। तो क्या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एक छोटे से छोटे टीनी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके अंदर होता क्या है, जो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप, आप इसकी इमेज ड्रा कर सकते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, 2 कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। कन्वेक्स लेंस हमारे कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, जिसमें पहले वाले को जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। इसकी स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल एपरेचर होती है। और जो सेकंड वाला आपका लेंस होता है जो आपकी आईज़ के पास होता है उसको हम आई पीस कहते हैं, जिसकी मॉडरेट फोकल लेंथ एंड लार्ज एपरेचर होती है। इसके बारे में लिख सकते हैं आप, पहले आप डायग्राम ड्रा कर लीजिए, या उससे पहले भी लिख सकते हैं। तो देखिए पहले डायग्राम ड्रा करते हैं। आपको क्या करना है, इसी तरह की आपको शीट मिलेगी, आपको इसी तरह की लाइन देख के जैसे बीच सी में आपको ये ले लेना इस तरह से, ये आपकी मेन लाइन हो गई है। आपको पेंसिल से बनाना है, आपको विजिबल दिखाई दे, इसलिए मैं क्या है स्केच पेन यूज़ कर रहा हूँ। अब आपका पहले आपका ऑब्जेक्टिव, तो जो ऑब्जेक्टिव क्या बताया, स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल अपर्चर। तो कुछ इस तरह से करना है। आप 2 या 2 से ज़्यादा ले लीजिए। ऐसे यहाँ पे देखिए ये आपकी 2 लाइन ऊपर, ये लगभग आसपास यहाँ ले लेते हैं। ऐसे आपका बारीक सा इतना ही इधर नीचे ले लीजिए, ये आपका हो गया है। ये फर्स्ट आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव लेंस है। अब क्या करना है आपको, इसका थोड़ा और लंबा कर लेते हैं इसको। अब कंपास लेना है। अपने कंपास को क्या है, ये जो बिंदु इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, यहाँ पे रखना है। इसको कहीं पे भी सेट कर लेना है। जैसे मान लो आपकी ये मैंने यहाँ इतना सेट कर लिया, फिक्स रखना है। ये जो पहली जो आपकी चाप है ये क्या है, आपको फोकल देंगी, यानी फोकल पॉइंट देंगी, फोकस पॉइंट। ये सेकंड आपका 2F नोट, इतना काफ़ी है आपका। इसी तरह आपका दाई तरफ आप इसको, ये आपका F नोट है, काफ़ी हमारा दिखाओ ये मत, बस बहुत काफ़ी है। हमें मेन क्या चाहिए, F नोट चाहिए। आप इसको लेबलिंग कर सकते हैं। मान लीजिए आपका हो गया F नोट, ये भी क्या आपका F नोट। इसके बाद क्या करना है, हमें सबसे पहले जो आपका ये क्या है, टीनी ऑब्जेक्ट लेना है। तो ऑब्जेक्ट को आपको पता है कहीं पे भी आप रखिए, हम मान लेते हैं यहाँ ले लेते हैं आपका ऑब्जेक्ट जो है। 2 लाइन के अंदर आपको ऑब्जेक्ट ले लीजिए इस तरह से। मैंने F नोट और 2F नोट के बीच ले लिया है। और आपको पता है जब भी F नोट से आप बाई तरफ रखेंगे इमेज हमेशा आपकी रियल और इन्वर्टेड बनती है। तो फिर क्या करते हैं, आपका जो नियम हो क्या कहता है कि सबसे पहली जो रेज है आपकी वो कहाँ से जाएगी, आपकी बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके बिल्कुल पैरेलल जाती है। देखिए इस तरह से यहाँ तक लेके आनी, यहाँ तक आप लेके आए। वो कहाँ से पास करा देनी, इसको फोकस से पास करा देना है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पास कराना है। ये पॉइंट आपका, ये पॉइंट आपका, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पास इस तरह करा देना है। तो सेकंड वाली जाएगी आपकी इस पॉइंट से, ये जो ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे, ये ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे, ये आपका पॉइंट है, इससे पास करानी है आपको। बिल्कुल बारीक काम करना है, आपको पेंसिल यूज़ करनी है ताकि कोई चेंज हो तो आप उसको आराम से इरेज कर सकते हैं। अब देखिए हमारी जो इमेज फॉर्म हुई, जहाँ पे दोनों मिलेंगी वहाँ हमारी इमेज फॉर्म होगी, बिल्कुल बारीक इस तरह से। मान लीजिए यहाँ पे दोनों मिली, तो हमारा जो ये पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है जहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म हुई है। तो इमेज के लिए क्या है, हम ले लेते हैं बिल्कुल पैरेलल आई आपका, ये इस तरह से। ये देखिए 2 लाइन में ऑब्जेक्ट था, देखना मैग्नीफाइड इमेज में 3 लाइन में आपको ऑब्जेक्ट मिला है। अब आप इसकी दिखा सकते हैं, ये आपका पहला ऑब्जेक्ट था जो आपका रियल ऑब्जेक्ट था। अभी ये हमारा क्या इमेज है, तो अभी इसको बाद में लेंगे। ये जो हमारा पॉइंट, हमारा ये पॉइंट है। अब क्या करना है आपको, रेज कोर्स दिखाना। तो रेज कोर्स क्या था, कैसे रेज गई, देखिए इस ऑब्जेक्ट की रेज ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस ऑब्जेक्टिव, सेकंड ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई है। तो अब हमारा इसका आप नेम दे सकते हैं यहाँ पे, जो आपका ये C1 से दिखा देता हूँ। C1 क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव की ऑप्टिकल सेंटर है।
अब हमें क्या करना है, जो सेकंड वाला लेंस लेना है वो क्या था, मॉडरेट फोकल लेंथ का लेना है, जो आई पीस के लिए है। तो यहाँ ले लेते हैं। ये कम से कम 4 लाइन में ले लीजिए, थोड़ा डायग्राम बड़ा दिखाई देगा, साफ सुंदर डायग्राम दिखाई देगा आपको। इस तरह से ले लेते हैं, मतलब 4 लाइन में ले लिया है। अब आपका जो लेंस ड्रा करेंगे, ये लीजिए, ये सेकंड वाला आपका क्या है, आई पीस। इसका ऑप्टिकल सेंटर ये है सेकंड, इसको हम C2 से दिखाएंगे, आप लिख सकते हैं C2 या बाद में लिख लेते हैं। अब क्या करना है, पहले बिल्कुल वही काम करना, अब थोड़ी देर इसको भूल जाना है। अब क्या, हमारा ऑब्जेक्ट इसको मान लेना, ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है। बिल्कुल सेम प्रोसेस अपनाना है, लेकिन क्या उससे पहले आपको क्या चाहिए, इस लेंस का आपको निकालना क्या है, फोकल पॉइंट निकालना है, फोकस पॉइंट निकालना है। तो देखिए क्या करना है, हमें पता है इमेज को मैग्नीफाइड करना है। तो इमेज मैग्नीफाइड कब मिलती है, जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं। तो इस लेंस का जो फोकस पॉइंट है यानी FE है, इस तरह लेना कि इसके बीच में आइए आपका, मतलब मैं इधर ऐसे ले लेता हूँ, ये आपका इधर इतना ही, आपका इधर। ये जो पॉइंट मिला हमारा, इसका हम नाम दे देते हैं, ये हमारा क्या है, FE है। ये क्या हमारा FE है, यानी कि जो आई पीस है उसकी क्या है, फोकल पॉइंट है। अब वही काम करना है इमेज फॉर्मेशन का, जैसे हम करते आ रहे हैं। देखिए फर्स्ट रेज क्या जाएगी, वही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। मान लो ये था हमारा, आपको पेंसिल यूज़ करनी है, आपको विजिबल हो इसलिए मैं क्या है यूज़ कर रहा हूँ, उसके लिए आपका देखिए बिल्कुल इस तरह लेके जाना है, यहाँ पे, यहाँ तक लेके जाना। कहाँ से पास होता है, ये फोकस तक लेके जाना है, ये फोकस आपका। पॉइंट टू पॉइंट पास करना है, यहाँ को बिल्कुल इस तरह लेके जाना है। अब इसको बढ़ाएंगे अभी बाद में, अभी नहीं। तो देखिए इसके बाद क्या करना है, सेकंड वाली कहाँ से पास करते हैं, ये आपके ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये पॉइंट है आपका, ये ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर से क्या ध्यान रखना है, रेज जो होती है आपकी बिल्कुल स्ट्रेट पास होती है, बिल्कुल स्ट्रेट पास होती है, बिना रुके बिल्कुल स्ट्रेट जाती है। अब देखिए इधर स्पेसिंग बढ़ रही, तो हमारी जो इमेज फॉर्म होगी कहाँ होगी, इस तरफ होगी। तो इसमें समस्या क्या आती है बच्चों को, जब इनको दोनों को बढ़ाते हैं तो कई बार क्या इस लेंस के पीछे मिलते दिखाई देती है, वे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमारी इमेज नहीं बन पा रही है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, क्या करना है, इस वाली को जो आपको बढ़ा देना है, इसको आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ तक ले आती। मान लो मैक्सिमम क्या करना है, आप कोशिश करनी है आपको कि जो आपकी इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ बन जाए, इस लेंस से पहले बन जाए। अगर आपको बढ़ाने के बाद भी आपको देखिए जैसे मिलती दिखाई दे नहीं रही है यहाँ पे आगे जाके, तो करना क्या है, आपको पहले से यहाँ के आसपास देख लीजिए अपना, इस तरह से देखिए, कम से कम आसपास यहाँ ले लीजिए। और ये जो आपकी, मान लो मैं इसको यहाँ बढ़ा देता हूँ, इस तरह से इस लेंस से पहले ले लेना है। मान लो मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये आपका आ गया है। इसको जो बढ़ा रही है आप देखिए, देखिए क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर बिल्कुल स्ट्रेट पास करनी है आपको, बिल्कुल यहाँ तक ले आए। और ये आपकी क्या है, पहले ही आप आसपास ले ली, क्योंकि क्या बिल्कुल स्ट्रेट ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल हमें एक्सप्रेशन निकालना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका बिल्कुल यहाँ मिले, आपका दिखाई दे। और सेकंड वाली जो ये वाली आपकी है, ये जो आपकी फोकस से पास हुई थी, इसको क्या कर देना है, इसी पॉइंट पे मिला देना चाहिए। पॉइंट कहाँ पे आया, हमारे यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे मिला दीजिए इसको बिल्कुल ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा आप जब कंपास का यूज़ करेंगे, पेंस यूज़ करेंगे, तो बिल्कुल आपका ठीक बनेगा आपका ऐसे। यहाँ पे आपके पॉइंट मिल गया। ठीक, हमारा डायग्राम अब तैयार है। जो हमारी फाइनल इमेज बनी है वो आपकी कौन सी है, ये वाली बन गई है आपकी फाइनल इमेज। अब आप लगा दीजिए ये आपका, ये एरो, एक एरो ये था आपका। अब हम करते हैं इसकी नेमिंग करते, लेबलिंग करते हैं, रेज कोर्स दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या था, इसके लिए क्या फर्स्ट क्या किया आपने, ये ऑब्जेक्ट लिया, उसकी जब इमेज बनी यहाँ बनी। अब सेकंड के लिए इसको भूल गए, अब ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका आई लेंस है, इसके लिए क्या फर्स्ट रेज ये देखो आपकी कहाँ गई, इस तरह से आपकी यहाँ से गई।
और जो सेकंड वाली कहाँ से पास हुई, आपकी ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई। इस तरह से दोनों के इधर बनाने पे अपीयर्स टू बी मीटिंग हियर इज़ द फाइनल इमेज। अब नेमिंग करते इसकी जो है, तो देखिए इसको नाम देते ए बी, ये हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्ट था ए बी। ये हमारा क्या है, जो ऑब्जेक्टिव की वजह से इमेज फॉर्म हुई, ये आपकी मान लीजिए ए डैश बी डैश। और ये जो हमारा इधर वाला है इसके लिए नाम टेक देते हैं, ये क्या आपका ए डबल डैश, ये हो गया आपका बी डबल डैश। तो ये हमारा क्या, यहाँ पे C1 था, तो ये हमारा क्या होगा आपका इधर वाला, ये ऑप्टिकल सेंटर सेकंड के लिए आई पीस के लिए C2 ऑप्टिकल सेंटर हो गया है। अब हमारा जो हमें क्या था, ये देखिए इमेज हमेशा कहाँ फॉर्म होती है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे होती है। अगर मान लो इसको देखेंगे, अभी मैं डिफाइन करूँगा, आपको दिखाऊंगा, तो ये हमारा जो डिस्टेंस है इधर दिखा देता हूँ। ये देखिए ये जो आपका है, ये जो पॉइंट है, मान लो हम लेते हैं यहाँ पे ये पॉइंट, और ये जो आपका इमेज जहाँ फॉर्म हुई है ये डिस्टेंस, ये क्या है, डी है आपका, डी, दिस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है। ये ऐसे लिख देते हैं इस तरह। और हमारा जो है क्या है, इसको ये आपका पहले डायग्राम पूरा हो गया आपका। अभी जो टर्म इसका नाम क्या हमारा, ये है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, लिख दीजिए। ये क्या है, इधर वाला सा इसका लिख देते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, ये है ऑब्जेक्टिव। लेंस, ये कौन सा हमारा, आई लेंस या आई पीस। आई पीस कह लो, आई लेंस कह लो उसे। अब हमारा जो है देखिए ऊपर वाले जो यहाँ पे आपका क्या था, अगर मैं दिखाऊं, ये आपका यहाँ से देखो, ये जो आपकी है, यहाँ ले लेता हूँ ये, और ये आपका यहाँ तक का था आपका, ये F0 था। और यहाँ से लेके जो आपका इधर वाला है आपका, ये जो दिखाई दे रहा है, ये आपका इधर, और यहाँ तक थोड़ा दिखाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। देखिए लेबलिंग में हमारी ज़रूरत पड़ेगी इसकी, ये वाला। तो हमारा ये क्या है, ये आपका है F0 है, FE सॉरी, FE हमें इस तरह दिखा सकते हैं, ये FE है। ये क्या आपका F0, ये फोकल डिस्टेंस है, दिखा देते हैं इससे। इस तरह से, क्योंकि हम जब एक्सप्रेशन निकालेंगे इनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। ये हमारा, अब देखना हमारा जो ये एंगल होता है, हमें पता है मैग्नीफाइंग पावर को डिफ़ाइन करेंगे, अभी बताता हूँ आपको। तो पहले डिफ़ाइन कर लेते, पहले हम बताते, देखो क्या है ये डायग्राम को इस तरह ले लेते हैं। ये देखिए आपका मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर डिफ़ाइन करना है इसको, मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, कंपाउंड लेंस की। इट इज़ डिफाइंड एज, इट इज़ डिफाइंड as ratio of angle subtended by final image and object on eye when both are placed
at least distance of distinct image of vision। देखिए, अब देखिए मैंने कहा एंगल है, रेशो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय, और हमारा इसका फॉर्मूला होता है जो आपका होता है एम से दिखाते हैं इसको, स्मॉल एम से, ये आपका होता है बीटा बाई अल्फ़ा होता है। अब देखिए डायग्राम वापस आते हैं, तो देखिए क्या है आपकी जो फाइनल में जो ये डी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, उसने कहा दो बोथ, देखिए रेशो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एंड ऑब्जेक्ट ऑन आई व्हेन बोथ प्लेस्ड एट लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट इमेज। तो एंगल हमारा पहले वाला एंगल तो आपका ये हो गया, इधर वाला ये वाला हो गया, देखिए फाइनल इमेज ये है आपका, तो एंगल हमारा बीटा, ये दिखा दिया हमने बीटा। जो सेकंड वाला है आपका जो अल्फ़ा है, वो ऑब्जेक्ट हमारा ये वाला है, देखिए मान लीजिए ये आपका जो ये वाला ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज अगर हम बात करें इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देना है। आपको करना क्या है, हल्का हल्का इसको क्या करना है, आपको इससे ऊपर बढ़ा देना है, रोटी लेना है, वैसे दिखाया आपको दिखाने के लिए, इस तरह से आपको बिल्कुल ऐसे, यानी कि 2 लाइन का देखिए यहाँ पे, तो यहाँ तक इसको ले जाना है, यहाँ तक। और इसको क्या है आपका, अगर आप बढ़ाएंगे रोटी, देखिए आपका इसको यहाँ मिला देते हैं, ये जो आपका है ये देखिए सी पॉइंट पे मिला दो, ये वाला ऐसे डोटी बिल्कुल बारीक आपका इस तरह मिला देना है ऐसे। अब ये हो गया आपका, ये ऑब्जेक्ट था, अगर थोड़ा इसको मैं बढ़ाता हूँ यहाँ तक आपका, क्योंकि सेम है आपका ये इस तरह से। तो देखिए ये जो हमारा है, ये यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ए बी था, तो इसकी जो इमेज बनी इसको मान लिख देते हैं यहाँ पे ए डैश या A1 लिख देते हैं, क्योंकि ए डैश तो यूज़ करें A1 B डबल डैश। ये क्या है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज है जो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे है। तो जो ये एंगल है, ये जो एंगल हमारा इधर वाला एंगल है, ये वाला जो एंगल है, इसको दिखाते हैं अल्फ़ा से। इन दोनों की जो रेशो है, एंगल सबटेंडेड बाई फाइनल इमेज एंड एंगल सबटेंडेड बाई द ऑब्जेक्ट, दोनों जब कहाँ पे हो, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हो, डी पे हो, तो इसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं। तो हमारा क्या है डेफिनेशन, रेशो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाई फाइनल इमेज एंड ऑब्जेक्ट एंड ऑन आई व्हेन बोथ आर प्लेस्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो हमें क्या है, अब इसकी मदद से, इसकी हेल्प से क्या है, डायग्राम की हेल्प से आपको क्या निकालना है, इसका एक्सप्रेशन निकालना है। पहले आपने डायग्राम ड्रा कर दिया है, ये आपका डायग्राम था। अब हमें करना क्या है, आपको एक्सप्रेशन निकालना है इसका। तो एक्सप्रेशन की क्या है, देखिए आप m इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फ़ा, हम क्या मान लेते हैं, एज एंगल्स आर वेरी स्मॉल, एज एंगल आर वेरी स्मॉल, देन आप लिख सकते हैं यहाँ पे, देन जो आपका बीटा है वो अप्रोच करेगा 10 बीटा को, और जो अल्फ़ा है अप्रोच करेगा 10 अल्फ़ा को। इसको हम बोल देते हैं, जो हमारी इक्वेशन जो बनेगी हमारी, अब क्या बनेगी, m हो गया आपका 10 बीटा बाई 10 अल्फ़ा। इसको आप नेम दे देते हैं, इसका नाम क्या हो गया आपके, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन बन गई आपकी जो है। अब हमें निकालना है 10 बीटा 10 अल्फ़ा बाय यूजिंग दिस डायग्राम। तो देखिए 10 बीटा कैसे निकालेंगे, डायग्राम में देखिए आप ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, A डैश B डैश C2, फ्रॉम ट्रायंगल A डैश B डैश C2। तो 10 बीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, A डैश B डबल डैश A डबल डैश B डबल डैश C2 B डबल डैश। देखिए ध्यान से, ये बीटा एंगल है, तो क्या A डबल डैश B डबल डैश, वही हो गया आपका बेस C2 B डबल डैश। इसी तरह क्या करना है, आपको 10 अल्फ़ा निकालना है, तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, आपको ऊपर वाला, फ्रॉम ट्रायंगल A1
बी डबल डैश सी टू। देखिए A1 बी डबल डैश सी टू, तो ये क्या होगा आपका A1 बी डबल डैश बाई सी टू बी डैश। तो हमारा जो tan अल्फ़ा होगा वो हो गया आपका A1 बी डबल डैश बाई सी टू बी डबल डैश। और आपको पता, देखिए जो आपका A1 जो बी डैश, देखिए A1 डबल बी डैश किसके बराबर है, बिल्कुल ए बी के बराबर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये क्या है आपका ए बी बाई में सी टू बी डबल डैश। तो हमारा जो मैग्नीफिकेशन होगी, जो फर्स्ट इक्वेशन लेंगे फ्रॉम वन वी गेट, जो आपका m होगा वो क्या हो गया आपका ए डबल डैश बी डबल डैश बाई सी टू बी डबल डैश बाई ए बी सी टू बी डबल डैश। सी टू बी डबल डैश कट जाएगा तो क्या बचा आपका ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए बी। तो हमारा क्या है, देखिए ये जो आपका है, मैंने आपको पहले बताया जब दो लेंस एक साथ लेते हैं तो उनकी मैग्नीफिकेशन मल्टीप्लाई हो सकती है। तो हमारा जो डायग्राम यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा क्या आई लेंस है। तो अगर इसकी m नोट मान ले मैग्नीफिकेशन, इसकी m ई मान ले, तो नेट हमारा क्या आना है m इंटू एम नोट। तो इसको लाने के लिए क्या है, ये जो आपका टर्म है मैंने यहाँ पे निकाली है, तो इसको क्या करूँगा मैं आपको, देखिए अगर मैं इसको a डबल डैश बी डबल डैश ये दिया है, इसको a डैश बी डैश से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब आप कहेंगे मल्टीप्लाई क्यों किया, तो देखिए हमारे जो एक्सप्रेशन में आपके डायग्राम में देखिए यहाँ पे ए बी की जो इमेज बनी थी ए डैश बी डैश बनी थी। तो ए बी के लिए जो इमेज है वो क्या ए डैश बी डैश है। वही सेकंड आई लेंस के लिए ए डैश बी डैश क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, और ए डबल डैश बी डैश क्या है इसकी फाइनल इमेज है। और दोनों की जो मैग्नीफिकेशन हो क्या मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये हमारा क्या, देखिए ये है मैग्नीफिकेशन। इनमें देखना चाहूँ ये क्या आपका m हो गया आपका एम ई, और ये क्या हो गया आपका m नोट। आप सेकंड इक्वेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे आप बता भी सकते हैं वेयर क्या है, वेयर जो एम ई है एम ई वो क्या है ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए डैश बी डैश। ये है मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई आई लेंस। और जो सेकंड है आपका एम नोट है वो क्या है ए डैश बी डैश बाई ए बी। ये क्या है मैग्नीफिकेशन है प्रोड्यूस्ड बाई ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इस तरह से क्या है आपका ये जो मैग्नीफिकेशन है आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं। अगर इसको आगे बढ़ाते हैं इस एक्सप्रेशन, कई बार इसकी आगे पूछ ली जाती है तो कैसे करना है, लाइन लगा कर लेते हैं। तो देखिए हमारा जो आर्टिकल आया आपका यहाँ तक कितना आया, आपका जो m आया वो क्या आया, देखिए ध्यान से, आपका m आया वो आया एम ई इंटू एम नोट। हमें पता है, देखिए ये क्या है आपका आई एम ई, आई लेंस के लिए जब आई पीस के लिए निकाला था, सिंगल लेंस के लिए जब निकालते हैं तो हमें पता है वी नो जो आपका एम ई होता है, यानी मैग्नीफिकेशन ड्यू टू प्रोड्यूस बाई आई लेंस ओनली, एक सिंगल लेंस लेते कन्वर्जिंग। तो हमारा एक्सप्रेशन आया था 1/d/f ई आया था, ये एक्सप्रेशन आया था, ध्यान हो आपको। तो अब एक क्या हमें दिया गया है, हमें भी पता है कि हमारा जो एम नोट है, जो मैग्नीफिकेशन बाई ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है आपका ए डैश बी डैश बाई ए बी।
आप लिख भी सकते हैं ये क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ इमेज ए डैश बी डैश फ्रॉम C1 है। और जो नीचे वाला आपका है वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी फ्रॉम C1। इसको हम लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ आपका, ये है C1B डैश C1B। आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में, देखिए आपका, देखिए C1B डैश। तो C1B डैश क्या है, आप देखे जाए तो देखिए आपका ऑप्टिकल सेंटर से जो इमेज बनी है ऑब्जेक्टिव की, ये डिस्टेंस, ये क्या होता है आपको पता है, हमारा ऑब्जेक्टिव का डिस्टेंस है, यानी V0 से दिखा सकते हैं। और जो हमारा यहाँ से C1B कितना है आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, इससे दिखाते हैं। आप इसको दिखा भी सकते हैं चाहे तो आप, ये कितना है आपका, देखिए ये वाला आपका है U0 ऑब्जेक्टिव का, ये जो यहाँ से लेके हम दिखाता हूँ आपको, ये आपका कितना है, U0 है, यहाँ से लेके यहाँ तक रोटी दिखा सकते हैं ऐसे, ये देखिए ये आपका है U0। और जो हमारी इमेज बनी, ये वाला डिस्टेंस हमारे यहाँ तक, अगर मैं दिखाऊँ इसको यहाँ तक ऐसे, आपका ये कितना आपका जो इमेज बनी है किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, तो हम कह सकते हैं ये कितना हमारा, ये आपका है V0। तो हमारा जो यहाँ पे आर्टिकल आया देखिए C1B डैश, तो C1B डैश कितना हमारा, C1B डैश ये V0 है, और C1B कितना है -U0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आपके जो ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट होता है ऑब्जेक्ट, उसके लिए नेगेटिव यूज़ करते हैं, और जो इमेज फॉर्म हुई है आपकी राइट तरफ, राइट को हुई है, और जो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ था, लेफ्ट में था, तो ये हमारी मैग्नीफिकेशन होगी V0 बाई -U0। ये हमारी इक्वेशन सेकंड थी, पीछे भी लिखा था। तो हमें क्या, पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 वी गेट, लिख सकते हैं आप रखेंगे तो जो हमारी टोटल मैग्नीफिकेशन वो क्या, ME, तो ME कितना हमारा ये है, और M0 कितना है, V0 बाई में U0 है माइनस का, तो लिख दिया आपका V0 बाई U0, ये नेगेटिव, और आपका 1 पल्स में D बाई FE। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आती है, फॉर्मूला जो आपका ये किसके लिए है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अगर आप इसको अगर बात करें मैग्नीट्यूड फॉर्म में दिखाऊँ तो V0 U0 आप इस तरह लिख सकते हैं, और आपका ये कितना है 1 पल्स D बाई FE। दिस इज द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आप इसको यहीं ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या है, आपका एक स्पेशल केस पूछ लिया जाता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपका ऑब्जेक्ट ए बी लाई वेरी क्लोज टू F0, यानी हमारे फोकस के जो ऑब्जेक्ट उसके बहुत पास लाई करता है, तो जो कंडीशन बनती है उस केस के अंदर आपका क्या होगा, हमें क्या फार्मूला होता है, कई बार प्रूव करना आ जाता है। जैसे क्या है आपका इस तरह से आता है, मैं देख देता हूँ, आपको डायरेक्ट ऐसे पूछ लेंगे कि मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस जो है आपको सिद्ध करना है, ये आपका L बाई माइनस F0 इसके बराबर लेके आओ, इसके बराबर आपको पूछ लेते हैं। ये मैग्नीफिकेशन भी क्या कंपाउंड माइक्रोस्कोप की होती है। तो अगर ऐसे पूछा जाए इसको कैसे निकालना है, तो देखिए यहाँ तक ठीक है, इससे आगे चलना है। आपको क्या करना है, हम लिखेंगे एज ऑब्जेक्ट, हम मानते हैं ए बी लाइज, इस स्पेशल केस है वेरी क्लोज टू F0। तो जो आपका ये जो μ0 होगा, जो सॉरी U0 होगा, जो आपका ये क्या होगा C1B, ये अप्रोच करेगा आपका C1 F0, अप्रोच करेगा ये F0 को अप्रोच करेगा, या ये बोल देंगे फोकल लेंथ किसकी ही, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव।
और जो आपका जो ए डैश बी डैश बनेगा जब मान लो आपका, तो देखिए ए बी जब लाई वेरी क्लोज टू एफ नोट पे करेगा, यानी इसका मतलब फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट होता है, तो जो ए डैश बी डैश कहाँ फाउंड होगी, वेरी क्लोज टू आई लेंस इज फाउंड वेरी क्लोज टू आई लेंस। तो जो आपका जो ये वी नोट होगा, जो आपका वी नोट होगा, ये क्या करेगा, C1 बी डैश को क्रॉस करेगा, और ये क्या C1 C2 में मान सकती है क्या होता है आपका L, लेंथ ऑफ, जो L क्या है, जो माइक्रोस्कोप आपका कंपाउंड इसकी लेंथ होती है, इसको क्रॉस करेगा, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब। तो इस केस में क्या होगा, आपका जो इक्वेशन 3 आई है आपकी, इक्वेशन इन दैट केस, सो फ्रॉम जो इक्वेशन 3 विल बिकम क्या हो जाएगी आपकी, जो मैग्नीफिकेशन होगी, देखो एम वी नोट ने अप्रोच किया किसको, एल को, और जो वी नोट आपका जो यू नोट है, यानी कि आपका इसने किसको अप्रोच किया, एफ नोट को, तो ये क्या होगा आपका 1 पल्स में डी बाई एफ ई। तो आपका जो मेन आर्टिकल, इसको आपका जो मेन मैग्नीफिकेशन क्या होगी, आपको लिख सकते हैं एल एफ नोट 1 पल्स में डी बाई एफ ई। आप चाहो तो इसको बॉक्स में लिख सकते हैं, लास्ट में कोई भी जो आर्टिकल निकालते हैं उसको अगर आप बॉक्स में बना के लिखोगे तो जो एक्सप्रेशन होता है आपका चेक करने वाले पे अच्छा पड़ता है। तो ये था आपका ऑल अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले क्या किया कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, आपने इसको डिफाइन किया, व्हाट इज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप बता दिया। उसके बाद क्या है, आपको डायग्राम बना लेना है, अच्छे तरीके से डायग्राम बना लेना है। इनकी जितनी भी रेज कोर्स है उसको आपको, जैसे कि मान लो यहाँ पे ये आपका रह गया, यहाँ पे क्या, जैसे मान लो फर्स्ट रेज पैरेलल गई, ये रेज क्या आपकी इधर से ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, ये होता है रेज कोर्स बोलते हैं इसको, जो है ये बना लेना। इस तरह आपको डायग्राम बनाने के बाद इसकी हेल्प से आप बड़ी आराम से क्या देखो मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन कर पाए। मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन करने के बाद इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल लेना है। अगर आपसे पूछा जाए, जैसे मैंने अभी बताया, इसके इक्वल आपको प्रूव करना है, जैसे मान लो यहाँ पे इसके इक्वल प्रूव करना था, तो आपको तभी आगे करना है, नहीं तो आप चाहते ये जो आपका है आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, इक्वेशन 3 पे लाके आपका जो मैग्नीफिकेशन है इतना काफ़ी है। अगर इसके इक्वल प्रूव करना है तो आप इसको आगे जारी कर सकते हो। तो ये था आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।